गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को आवाज़ आ रही है मेरी? Yes, sir. आज तुम लोग आए तो बाकी पता नहीं कहाँ गायब है। चलिए, तो चैप्टर 9 हमारा फिनिश हो चुका है और इसके कुछ हम न्यूमेरिकल कर रहे थे और मैंने बोला था कि कुछ न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, जिसमें से एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 9.38। 9.38 जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्स में भी आ जाता है कई बार। तो देखेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन 9.38। shows an equiconvex lens of refractive index 1.5, यानी कि जो लेंस है कॉन्वेक्स लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5 इन कॉन्टैक्ट विद द लिक्विड लेयर ऑन टॉप ऑफ अ प्लेन मिरर। यानी कि एक प्लेन मिरर है, उसके ऊपर लिक्विड है और उसमें कॉन्वेक्स लेंस को रखा गया है। A small needle with its tip on the principal axis is moved along the axis until its inverted image is found at the position of the needle. The distance of the needle from the lens is measured to be 45 सेंटीमीटर। तो एक नीडल को रखा जाता है और उसको तब तक मूव करते हैं जब तक कि उसकी इमेज उसी के पोजीशन पे ना बन जाए, मतलब जहाँ ऑब्जेक्ट नीडल रखा है उसी जगह पे इमेज बन जाए। तो उस वो पोजीशन फाइंड करते हैं और ये जो पोजीशन आती है वो आती है 45 सेंटीमीटर के लिए। तो ऐसा केस जब होता है तो जो फोकल लेंथ हो जाता है वो फोकल लेंथ ही कहलाएगा 45 कॉन्वेक्स, क्योंकि प्लानो कॉन्वेक्स हो गया है तो 45 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, द लिक्विड इज रिमूव्ड एंड द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड, यानी कि अब लिक्विड को हटा दिया गया है और एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया गया है। द न्यू डिस्टेंस इज मेजर्ड टू बी 30 सेंटीमीटर, यानी कि जब लिक्विड था तब फोकल लेंथ 45 सेंटीमीटर मेजर की गई और जब लिक्विड को हटा दिया है तब अगेन वही चीज़ की जाती है और जो डिस्टेंस है वो मेजर किया जाता है 30 सेंटीमीटर, यानी कि जो नई फोकल लेंथ आती है वो कितनी आती है, 30 सेंटीमीटर आती है। ठीक है, तो इस बार सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस की, क्योंकि लिक्विड नहीं है तो लिक्विड का मीडियम हम मेजर नहीं कर रहे हैं, तो इस बार सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर और कंबाइंड फोकल लेंथ है कॉन्वेक्स लेंस एंड लिक्विड का 45 सेंटीमीटर। तो दो आपको फोकल लेंथ पता चल चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बोल रहा है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड आपको निकालने के लिए बोल रहा है। सबसे पहले आपके पास कंबाइंड फोकल लेंथ है 45 सेंटीमीटर, यानी कि लिक्विड और बाय इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का। तो कंबाइंड फोकल लेंथ है और लेंस का फोकल लेंथ है। तो कंबाइंड फोकल लेंथ और लेंस के फोकल लेंथ के बेस पे हम लिक्विड का फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। तो कंबाइंड फोकल लेंथ है यानी दोनों का फोकल लेंथ होगा, फोकस होगा, तो उसके बेस पे हम लिक्विड का फोकस निकाल सकते हैं, जिसको हम F2 से कह सकते हो। ठीक है, यानी कि जो लिक्विड है वो एक तरीके से प्लानो कॉनकेव की तरह काम करेगा और कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ठीक है, तो उससे फोकल लेंथ आ जाएगी। फिर हमें फोकल लेंथ सिर्फ लेंस के लिए अप्लाई करना है, जिससे आर की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि रेडियस, कॉन्वेक्स लेंस का रेडियस। और फिर उसका यूज़ करके हम दूसरे केस में, जिसमें इन्फिनिटी केस ले लेंगे, जब आप प्लानो कॉनकेव कॉन्वेक्स का केस लोगे यानी लिक्विड का केस लोगे, तो उस केस में एक का फोकस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे। तो पहला केस है कंबाइंड फोकल लेंथ 9.38 न्यूमेरिकल है। कंबाइंड ठीक है, कंबाइंड फोकल लेंथ की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कंबाइंड फोकल लेंथ की अगर जब बात करोगे तो यहाँ पे जो लेंस निकलेगा, यानी कि जो प्लानो कॉनकेव और प्लस में जो कॉम्बिनेशन है कॉन्वेक्स लेंस का। ठीक है, कंबाइंड फोकल लेंथ का मतलब, कहने का मतलब है कि जब यहाँ पे इस तरीके से है, ये मान लो ये मिरर है और ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन, ये ये लिक्विड है। यहाँ दो केस बन गया, एक जो लिक्विड है जिसको हम बोल सकते हैं प्लानो कॉनकेव और एक जो लेंस है, ठीक है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। ये दो केस हो गए, तो इन दोनों का कंबाइंड फोकल लेंथ होगा दैट इज F इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर जो दे रखा है।
ठीक है। सेकंड केस में कहता है कि इस लिक्विड को हटा दिया, यानी कि आप सिर्फ क्या है, ये लिक्विड हट चुका है, सिर्फ क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में फिर हम मान लेते हैं कि F1 है, दिस इज 30 सेंटीमीटर। ठीक है। तो कंबाइंड फोकल लेंथ अगर हम देखें, इफ F2, यूं कह लो, इफ F2 इज द फोकल लेंथ ऑफ प्लानो कॉन्केव की बात करें, प्लानो कॉन्केव लिक्विड कह सकते हो, तो वो F2 है। तो कंबाइंड फोकल लेंथ हो गया F इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। आपको 1/F2 चाहिए, दैट इज 1/F माइनस 1/F1। तो 1/45, 1/45 माइनस 1/30, 1/45 माइनस 1/30, इसको आप सॉल्व करिए तो F2 इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, -90। F2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -90 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, F2 आ गया। ठीक है। ये आपको क्या मिल गया, F2 मिल गया। अब F2 निकल गया है तो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस के पास आपके पास फोकस है इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का। देखो कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं तो उसका पहले हम रेडियस निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो केस है वो लेंस मेकर फॉर्मूले का यूज करेंगे, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए बोला है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और फोकल लेंथ में जो रिलेशन है वो लेंस मेकर फॉर्मूले के बेस पे ही निकल सकता है। तो आपके पास क्या क्या गिवन है, आपके पास म्यू गिवन है, लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का म्यू कितना गिवन है, म्यू गिवन है आपको 1.5, म्यू कितना गिवन है 1.5। और फोकल लेंथ आप निकाल चुके हो, दैट इज फोकल लेंथ तो वैसे ही गिवन था 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना है, 30 सेंटीमीटर आपका है। तो इसको अगर आप यूज करते हो तो देखो आपके पास क्या क्या है, कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे तो एफ हो गया कॉन्वेक्स लेंस 30 सेंटीमीटर, म्यू हो गया 1.5, और कॉन्वेक्स लेंस होता है तो R1 क्या होता है, R यानी पॉजिटिव, और R2 क्या होता है, नेगेटिव। तो हमें R की वैल्यू निकालनी है। तो 1/F1 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1/R1 माइनस 1/R2। तो 1/30 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1, 1/R माइनस माइनस प्लस 1/R। ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/30 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 2/R। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.5 इंटू 2/30, है ना, दैट मीन्स 1/30। अब 1/30 R इज इक्वल टू कितना होगा, सॉरी मल्टीप्लाई होगा ना, ये तो 30 सेंटीमीटर आ गया आपका आंसर, है ना। आर इज इक्वल टू क्या आ गया, 30 सेंटीमीटर, यानी कॉन्वेक्स का जो रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितना है, 30 सेंटीमीटर। अब हम बात करेंगे, क्योंकि लिक्विड की बात हो रही है तो लिक्विड के केस में जो ये कर्वेचर है, ये जो कर्व है, इसके बेस पे डिसाइड हो रहा है रेडियस, है ना। ये जो कर्व है इसके बेस पे रेडियस डिसाइड हो रहा है, तो इसके बेस पे रेडियस डिसाइड हुआ तो वो तो 30 सेंटीमीटर है। ठीक है। उसके बेस पे डिसाइड हुआ तो रेडियस क्या है, 30 सेंटीमीटर है। और अगर इसके बेस पे देखो तो ये रेडियस, ये कर्वेचर और ये कर्वेचर सेम है, यानी कि जो कॉन्वेक्स का और कॉन्केव, प्लानो कॉन्केव का जो कर्वेचर है वो क्या है, सेम है। तो इसका मतलब जो रेडियस इसका होगा वही रेडियस इसका होगा। अब एक प्लानो है और एक कॉन्केव है, तो एक तो रेडियस यही लेंगे 30 सेंटीमीटर, एक प्लेन है तो उसका रेडियस क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, उसका रेडियस क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो कॉन्केव और प्लानो कॉन्केव की बात करते हैं, प्लानो कॉन्केव। तो प्लानो कॉन्केव, कॉन्केव है तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या होता है, -30 सेंटीमीटर, ये हमने निकाला भी है, -90 सेंटीमीटर सॉरी। और म्यू हमें कैलकुलेट करना है, R1 इसका जो हो जाएगा, कॉन्केव का जो R1 होता है वो नेगेटिव होता है, दैट इज -R, यानी कि कितना, -30 सेंटीमीटर, कितना, -30 सेंटीमीटर, यही ले लेंगे। और R2 क्या होता है कॉन्केव के लिए, यहाँ इन्फिनिटी है, क्योंकि एक प्लेन सरफेस है तो एक क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, R2 क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। और म्यू हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है इसका, हमें क्या करना है, म्यू कैलकुलेट करना है। तो
फॉर्मूला लगा दोगे, फॉर्मूला क्या कर दोगे, अप्लाई कर दोगे। फॉर्मूला जब आप अप्लाई करते हो कौन सा, लेंस मेकर फॉर्मूला, यानी 1/f2 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये हो गया 1/-90 म्यू माइनस 1/-r माइनस इंफिनिटी, तो 1/-90 म्यू माइनस 1 इंटू में ये 0 हो जाएगा, तो इंटू में 1/-r, तो माइनस से माइनस एक कैंसिल कर सकते हो। ओ r30 है, सॉरी r30 है, ठीक है, r कितना है 30 है। तो 30 है तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो, उधर 30 जाएगा तो कितना हो जाएगा 30/90 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/3 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1/3 प्लस 1 कितना हो गया 4/3, तो म्यू इज इक्वल टू कितना आ गया 4/3, यानी कि ये कितना आ गया आपका 1.33 आपका वैल्यू आ गया। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आई। क्या किया हमने, हमने किया है, हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये 9.38 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि इक्विकॉन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, इन कांटेक्ट विद द लिक्विड लेयर ऑन टॉप ऑफ अ प्लेन मिरर, जो मैंने डायग्राम बना के दिया खाया था कि प्लेन मिरर है, उसके ऊपर लिक्विड है और उसके ऊपर कॉन्वेक्स मिरर लेंस है। स्मॉल नीडल with its top on its principal axis is moved during along the axis until its inverted image is found at the position, यानी जो नीडल को हम तब तक मूव करते हैं तब तक हमें इमेज उस पॉइंट पे ना मिल जाए, तो ये वो पॉइंट हो जाएगा जहाँ पे फोकस है, क्योंकि मिरर रखा हुआ है अपोजिट साइड, इसलिए वो 45 सेंटीमीटर हो गया। तो यानी कि अगर लिक्विड और लेंस कॉन्वेक्स लेंस को मिला के अगर देखा जा रहा है तो वो 45 सेंटीमीटर आ रहा है, यानी कंबाइंड फोकल लेंथ आ रही है 45 सेंटीमीटर। और फिर जब लिक्विड को हटा दे रहे हैं तो सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस बच जाता है, प्लानो कॉन्वेक्स कह सकते हो, ये प्लेन कॉन्वेक्स लेंस की बचता है। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या है कि उसका जब निकालते तो वो आता है 30 सेंटीमीटर, यानी कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कितना आ गया 30 सेंटीमीटर, ये इसको हमने हम F1 लेट ले लिया। तो बोल रहा है कि लिक्विड का, जो लिक्विड आपने रिमूव किया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो, तो उसके लिए पहले आपको उसका फोकल लेंथ चाहिए। तो हमने लेट कर लिया कि जो F2 है वो फोकल लेंथ है प्लानो कॉन्केव लिक्विड का, क्योंकि जो नीचे बनेगा वो प्लानो कॉन्केव बनेगा। ठीक है, तो प्लानो कॉन्केव का फोकल लेंथ है, कंबाइंड फोकल लेंथ F है, F1 F2, तो यहाँ से कंबाइंड फोकल लेंथ से हमें F2 की वैल्यू मिल गई -90 सेंटीमीटर। ठीक है, देन हमें म्यू निकालना था 1.5, तो 1.5 आपको म्यू निकालना है, तो एफ हमारा 30 है, यानी कि हमने कॉन्वेक्स लेंस ले लिया जिससे हमें आर की वैल्यू पता चल जाए लेंस की, क्योंकि लेंस की जो आर होगा वही प्लानो कॉन्केव का भी आर होगा। तो लेंस का आर निकालने के लिए हमने लेंस मेकर फॉर्मूला अप्लाई किया जिसमें उसका फोकल लेंथ ले लिया, म्यू की वैल्यू गिवन थी 1.5 और R1 प्लस और R2 नेगेटिव लिया, आर की वैल्यू आ गई 30 सेंटीमीटर। फिर जब प्लानो कॉन्केव का केस किया उसका फोकल लेंथ -90 सेंटीमीटर, R1 हो जाएगा -r, R2 हो जाएगा इन्फिनिटी और म्यू निकालना है, लेंस मेकर फॉर्मूले में अप्लाई कर देना और म्यू कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, किसी को कोई डाउट अगर समझ में आ गया तो प्लीज एक बार बोल दें यस सर समझ में आ गया। यस सर। और बाकी भी लिख सकते हैं चैट में और इसको नोट कर सकते हो। यस सर।
नोट कर लिया सभी ने? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज 9.15। ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है, बोर्ड में भी आ जाता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी करना जरूरी है। 9.15 एक बार क्वेश्चन देखिए आप। यूज द मिरर इक्वेशन टू डिड्यूस द, यानी कि मिरर इक्वेशन ही यूज करके आपको सॉल्व करना है कि जो केसेस आपको दिए जाएंगे, पोजीशन दी जाएगी, उसके बेस पे आपको निकालना होगा, यानी एक तरीके से इनइक्वालिटी का यूज करना पड़ेगा। और इनइक्वालिटी का यूज करते हुए यहाँ पे आपको प्रूव करना होता है। कोई वैल्यूज नहीं गिवन होंगी, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन नहीं होगी, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, जस्ट यू बाय यूजिंग इनइक्वालिटी यू हैव टू प्रूव दैट विच एवर गिवन इन क्वेश्चन। तो ये चीज करना हमें सीखना है यहाँ पे, और ये मिरर के लिए भी दे सकता है, लेंस के लिए भी दे सकता है, तो यहाँ इनइक्वालिटीज का इम्पोर्टेंट रोल है। तो 9.15 में देखिए पहला ही क्वेश्चन जैसे दे रहा है, यूज द मिरर इक्वेशन टू डिड्यूस दैट फर्स्ट पार्ट एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन f एंड 2f ऑफ ए कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज बियॉन्ड 2f। यानी कि बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको आपने f और 2f के बीच में रखा हुआ है और कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर है और तो ये प्रोड्यूस करेगा रियल इमेज बियॉन्ड 2f, और रियल इमेज प्रोड्यूस करेगा बियॉन्ड 2f करेगा। तो अगर हमें केसेस याद हैं तो आप उससे भी आइडिया लगा सकते हो। थोड़ा सा आइडिया आपको वैसे भी होना चाहिए कि अगर आपको केसेस याद हों तो कॉनकेव मिरर में अगर f और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हो, तो f और 2f बेसिकली यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, यानी f और c के बीच में। ठीक है, तो f और c के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखते हो तो इमेज कहाँ बनती है, कौन बताएगा? बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी, यहाँ पे वही बोल रहा है कि बियॉन्ड सी मतलब बियॉन्ड 2f बताना है। और किस साइड बनती है, लेफ्ट साइड या राइट साइड? लेफ्ट। लेफ्ट साइड बनती है। तो लेफ्ट साइड बनती है तो बेसिकली यानी नेगेटिव वैल्यू होगी, तो उसी चीज को हमें यहाँ पे इनइक्वालिटी के बेस पे प्रूव करना है। तो जैसे कैसे करेंगे, मिरर फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, अब मिरर फॉर्मूला यूज करना है तो आप देखो क्या कर सकते हैं हम। हमारे पास जो कंडीशन दे रखी है, फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ 9.15। 9.15 में ए की वैल्यू जो है वो है, मिरर फॉर्मूला अगर हम बात करते हैं तो मिरर फॉर्मूला जो है वो है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये हमारे पास होता है। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमारे पास हो सकती हैं। कंडीशन जो दे रखी है वो दे रखी है हमें f और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है, तो इसको लिख कैसे सकते हैं इनइक्वालिटी के फॉर्म में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो जो ऑब्जेक्ट u है वो f और 2f के बीच में है, दैट मीन्स 2f से पहले है, सॉरी, f u एंड 2f इस तरीके से होगा, क्योंकि 2f के बीच पीछे है और f के आगे है, यानी f से वैल्यू उसकी u की ज़्यादा होगी और 2f से कम होगी यानी c से कम होगी। तो इस तरीके से आप इनइक्वालिटी को लिख सकते हैं। ठीक है, और कंडीशन क्या दे सकता है, जैसे कि दूसरी कंडीशन अगर हम देखें फॉर कॉनकेव मिरर, फॉर कॉनकेव मिरर जो फोकल लेंथ होता है वो 0 से कम होता है यानी नेगेटिव होता है, और ऑब्जेक्ट को भी आप कहाँ रखते हो, 0 से नीचे, यू के नीचे रखते हो। ठीक है, इतनी बात तो आपको क्लियर है। दूसरी बात अगर आप देखो तो क्या कर सकते हो, इसको अगर रेसिप्रोकल करोगे तो 1/f इज इक्वल टू यू, 1/u इज इक्वल टू 1/2f, ये केस हो सकता है। ठीक है, ये केस हो सकता है। तो ये जब आप केस करोगे
तो आप सिंपली देखोगे कि 1/u माइनस 1/v की वैल्यू हमें निकालनी है ना, तो u माइनस होना चाहिए, तो u माइनस होगा इधर जाके, तो इधर जाएगा u माइनस होगा आप इसको रेसिप्रोकल कर दो, नेगेटिव कर दो, ठीक है, यानी कि अपोजिट अगर सबके साइन अपना लगा दोगे यानी नेगेटिव साइन लगा दोगे तो 1/f माइनस 1/u माइनस 1/2 है, तो ये रेसिप्रोकल हो गया। माइनस साइन लगाते ही सिंबल्स चेंज हो गए, डायरेक्शन चेंज हो गए। फिर आप इसमें 1/f ऐड कर दो, ठीक है, तो ये केस समझ में आया, यहाँ तक बात समझ में आई सभी को? यस सर। बाकी दिव्यांशु, मनीष, रचित, मनीष को बता दिया, लचंचल, समीर, यस सर। तो यहाँ तक बात समझ आई, तो ये तो हो गया 0, है ना, ये क्या हो गया 0, 1/1 f माइनस 1/u, 1/f माइनस u क्या होगा 1/v, और 1/f माइनस 1/2f, 1/f माइनस 1/2f क्या आएगा 1/2f, ठीक है, तो 1/2f, हाफ में से 1 में से हाफ माइनस करोगे तो हाफ ही बचेगा ना, 1 में से हाफ माइनस करोगे तो 1/2 ही बचेगा। तो देखो आपको क्या मिला, यहाँ से आपको कंडीशन जो मिली वो मिली 1/2f 1/v 0, ये कंडीशन आपको मिली है 1/2f ग्रेटर देन 1/v ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन है लेस देन है, नेगेटिव आना चाहिए ना। वन सेकेंड, अच्छा साइन अपोजिट ले लिया ये चीज़, ठीक है, तो ये हमने गलती कर दी थी, यहाँ पे जो साइन ये लिया था वो उल्टा लगा दिया था, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगा दिया था, लेस देन का लगना चाहिए, कंडीशन ये थी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास देखो 1/v जो है वो 0 से कम है, दैट मीन्स कि 1/v की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। 1/v की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो v की वैल्यू भी नेगेटिव ही आएगी। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि जो इमेज है वो रियल बन रही है क्योंकि लेफ्ट साइड बन रही है, ठीक है, और 1/2f भी नेगेटिव है और TF के बड़ी बन रही है, तो आप एक केस यहाँ से ये देख सकते हो, ठीक है। तो एक कंडीशन तो यहाँ से आ गया कि जो v है, फ्रॉम दिस हम कह सकते हैं कि फ्रॉम दिस v is less than 0 which implies image is real, ठीक है, which implies image is real, ठीक है, दूसरी बात ये हो गई। लेफ्ट साइड which is real image,
ठीक है। दूसरा अगर आप देखो 1/2f इज लेस देन v, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो v लेस देन 2f। ठीक है, तो ये तो आपका ये माइनस साइन शो कर रहा है ना, कि क्योंकि ये दोनों वैल्यू जीरो है, ये दोनों वैल्यू क्या है, जीरो से कम है, तो ये माइनस भी हो गया, ये -2f हो गया। अगर इनका मैग्नीट्यूड देखोगे तो मैग्नीट्यूड अगर देखोगे v का मैग्नीट्यूड जो होगा वो 2f के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होगा। ये तो नेगेटिव साइन है इसलिए ये आ रहा है, बट अगर इनका मैग्नीट्यूड सिर्फ वैल्यू देखोगे तो v की वैल्यू जो है वो 2f से ज़्यादा होगा, विच ऑल्सो इम्प्लाइज दैट की इमेज जो है वो 2f के बियॉन्ड बन रही है। हैंड्स प्रूफ। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। दोबारा देखो क्या है, मिरर फॉर्मूला का यूज करना है। इनइक्वालिटी है, क्वेश्चन में दे रखा है कि जो u है ऑब्जेक्ट है वो f के और 2f के बीच में रखा है, तो f और 2f के बीच में रखा है, तो f और 2f के बीच में ये केस हो गया। अब आपको क्या करना है कि इसका रेसिप्रोकल लिया तो सिंबल्स सिंबल्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, सिंबल्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। माइनस साइन लोगे चेंज हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, और इससे वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, जीरो से छोटी आ जाएगी, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक? यहाँ तक बात क्लियर है सभी को? रचित? तो इस तरीके से इसको करना होगा। जैसे सेकंड क्वेश्चन देखो, उसमें भी यही करना है। अ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये आपको मिरर फॉर्मूले के बेस पे प्रूव करना है, सेकंड केस। ठीक है, तो अगेन वही बात है कि सेकंड केस देखो क्या कह रहा है कि कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज इंडिपेंडेंट ऑफ फोकस ऑफ द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर बी पार्ट को देखो तो जो बी पार्ट है उसमें कह रहा है कि अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ जो होता है, फोकल लेंथ जो होता है वो लेफ्ट साइड होता है ना। तो आप देखोगे तो इसमें क्या है कि ग्रेटर देन जीरो होता है, यानी फोकल लेंथ जो हो गया वो ग्रेटर देन जीरो हो गया। ठीक है, और ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रखते हो तो u इज इक्वल टू लेस देन जीरो हो गया। फॉर्मूला अगर देखा जाए तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u है, ये नेगेटिव है। ठीक है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ये नेगेटिव आके इधर आके पॉजिटिव आएगा तो प्लस ही होगा हमेशा, क्योंकि ये दोनों इसके बेस पे अगर हम देखें तो इधर आएगा तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। इट मीन्स कि जो 1/v है वो हमेशा क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। 1/v क्या मिलेगी, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। दैट मीन्स v क्या है आपको, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। इससे आप कह सकते हो कि v यानी कि जो कॉन्वेक्स मिरर है वो हमेशा क्या बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा। इस तरीके से आपको बताना होगा एग्जाम में। ठीक है, हमने क्या बोला, कॉन्वेक्स थर्ड पार्ट भी सेकंड पार्ट में बोला है कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज। तो आपने मिरर फॉर्मूला ले लिया और बोला कि कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होता है इट इज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि पॉजिटिव होती है, और उसका ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रखते हो तो वो हमेशा नेगेटिव होगा, यानी जीरो से कम होगा। अब जीरो से कम होगा तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u के अकॉर्डिंग 1/u नेगेटिव रहेगी वैल्यू और 1/f पॉजिटिव रहेगी। जब ये इधर आके ऐड होगी तो प्लस ही होना है, यानी कि 1/v हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी आपको। 1/v हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, दैट मीन्स क्या हो गया,
1/v हमेशा आपको क्या मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, और 1/v आपको हमेशा पॉजिटिव मिलेगी, मतलब v भी पॉजिटिव मिलेगा, और v भी पॉजिटिव मिलेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि इमेज हमेशा वर्चुअल बनेगी, क्योंकि v पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, राइट साइड, और मिरर में राइट साइड अगर इमेज बन रही है तो वो क्या है, पॉजिटिव है। तो इस तरीके से आपको करना होगा। सी पार्ट देखो क्या कह रहा है, द वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज diminished in size and is located between the focus and the pole। ठीक है। हम्म। कह रहा है कि जो वर्चुअल इमेज है produced by a convex mirror is always diminished in size and is located between the focus and the pole। तो कह रहा है कि अ, तो इसमें सेम केस हो गया सेकंड थर्ड पार्ट में भी। थर्ड पार्ट में भी सेम पार्ट हो जाएगा, यानी कि अगेन कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकस पॉजिटिव होगा और यू नेगेटिव होगा। मिरर फॉर्मूला लगाओगे तो 1/f 1/v प्लस 1/u। ठीक है। तो u नेगेटिव हो गया और f पॉजिटिव हो गया, तो इसके बेस पे आप क्या कह सकते हो कि जो 1/v है वो नेगेटिव मिलेगी। हम्म, क्योंकि v निकालना है ना, तो 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u, 1/f माइनस 1/u। तो अगर u नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगी, पॉजिटिव क्वांटिटी। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब क्योंकि ये वैल्यू में से कुछ ना कुछ वैल्यू माइनस हो रही है तो ये हमेशा इससे क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है। और अगर ये इससे बड़ी होगी तो आप कह सकते हो कि v क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो v इज लेस देन f। इसका मतलब f और पोल यानी फोकस से कम पे बनेगी इमेज। तो इसी तरीके से इनइक्वालिटी का यूज करते हुए आपको फॉर्मूला है। अभी आप लोगों को जहाँ भी कोई भी पॉइंट समझ में ना आए तो जरूर पूछ लेना, क्योंकि इनइक्वालिटी का केस है और इसमें एग्जाम में आपको खुद ही या तो आप रट के जाओ कि अगर इसका केस ऐसा है तो ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, या तो समझ के जाओ। दो ही ऑप्शन है आपके पास। अब कट हट के जाओगे तो अपना अलग अलग तरीका है, बट अगर समझना है तो जिसको जरा से भी डाउट हो वो पूछ जरूर लेगा। सभी को क्लियर है, एक बार बताओ सभी को क्लियर है। Yes, sir. दिव्यांशु, संचल, सोनिया, रचित, समीर। ओके। तो इसी तरीके से फोर्थ पार्ट होगा, फोर्थ पार्ट में आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसको ट्राई करेंगे इनइक्वालिटी के बेस। ठीक है। इनइक्वालिटी के बेस पे आप इसको ट्राई करेंगे। क्वेश्चन है 9.34, इसके बाद वो देखो क्वेश्चन नंबर 9.34। क्लास डिस्कनेक्ट होने वाली है, रिकनेक्ट कर लीजिए।
तो क्या कह रहा था कि फोकल लेंथ है 9.34, a small telescope has an objective length of focal length 140 centimeter and an eyepiece of focal length 5 centimeter. What is the magnifying power of the telescope for viewing distant objects when first point है the telescope in normal adjustment when the final image is at infinity? तो ये नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस हो गया, टेलीस्कोप का केस हो गया, फॉर्मूला लिखवाया हुआ है, हमने डिराइव भी किया था। नॉर्मल एडजस्टमेंट में फॉर्मूला क्या आया था, एफ नॉट बाय एफ ई मैग्निफिकेशन का, ठीक है। लेंस टेलीस्कोप के मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था लास्ट क्लास में। तो ए पार्ट आपका आ गया, एम इज इक्वल टू नॉर्मल एडजस्टमेंट होता है एफ ई अपॉन में एफ ओ। तो एफ ई आपको कितना दे रखा है 140 सेंटीमीटर और आई पीस का एफ ई 5 सेंटीमीटर। तो सॉरी ये एफ ओ और एफ ई होगा, तो कितना हो गया 140 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 28 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर सेकंड पार्ट बोल रहा है द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है। इसका फॉर्मूला जो आपने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का। तो इसका आपने पढ़ा था m इज इक्वल टू एफ नॉट बाय एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था, बस आप बस अप्लाई कर दीजिए। एफ नॉट ये हो गया आपका 28 इंटू 1 प्लस एफ ई कितना है 5, डी कितना आपका 25, इसको सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आना चाहिए आंसर 33.6। इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इंस्ट्रूमेंट के, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट के इसी तरीके से क्वेश्चन सर आते हैं। नेगेटिव साइन नहीं आएगा 1 बाय एफ ई, हाँ नेगेटिव आता है ना, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो नेगेटिव आना चाहिए, बट इसमें पॉजिटिव दे रखा है, इसका मतलब इसने माइनस साइन इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। माइनस साइन इंक्लूड नहीं किया है बट नेगेटिव आना चाहिए, हाँ फॉर्मूले में नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये केस हो गया। दूसरा 9.35 फॉर द टेलीस्कोप डिस्क्राइब एक्सरसाइज 9.34, यानी कि अभी जो क्वेश्चन हमने किया उसके लिए व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द आई पीस, यानी आई पीस और लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच का क्या सेपरेशन होना चाहिए। तो वो सेपरेशन कैसे निकलेगा, कोई बता सकता है, डायग्राम देख के बताओ सेपरेशन कैसे निकलेगा। डायग्राम देखो, सर नॉर्मल एल एडजस्ट, एल होगा हाँ तो एल कैसे आएगा, टेलीस्कोप का केस है और वो भी नॉर्मल एडजस्टमेंट में। नॉर्मल एडजस्टमेंट में आपको सेपरेशन निकालना है, यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस के बीच का डिस्टेंस। डायग्राम देखो जल्दी से बताओ क्या होगा। वहाँ पे जो इंटरमीडिएट इमेज बन रही थी बीच में ए डैश बी डैश, वो कहाँ पे बन रही है एफ नॉट एफ ई एफ नॉट एफ ई, यानी कि उस इमेज का ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस है एफ नॉट और आई लेंस से डिस्टेंस है एफ ई। तो यानी कि जो टोटल डिस्टेंस सेपरेशन निकलेगा वो सेपरेशन कैसे निकलेगा, नॉर्मल एडजस्टमेंट में। नॉर्मल एडजस्टमेंट दो डायग्राम बनाए थे, एक नॉर्मल एडजस्टमेंट का था जिसमें इमेज इंफिनिटी पे बन रही थी, तो उसके अंदर जो सेपरेशन आएगा वो आएगा एफ नॉट प्लस एफ ई, क्योंकि जो इमेज है वो एफ नॉट एफ ई यानी दोनों पॉइंट सेम थे उसी पे बन रही थी, ठीक है। तो एफ नॉट एफ ई से आ जाएगा यानी 145 सेंटीमीटर। व्हाट इज द सेकंड पार्ट है, इफ दिस टेलीस्कोप इज यूज्ड टू व्यू अ 100 मीटर टॉल टावर 3 किलोमीटर अवे, यानी कि एक 3 किलोमीटर दूर एक टावर है, उसको देखने के लिए इसका यूज किया जा रहा है, ठीक है। और कितने लंबी है 100 मीटर टॉल है, 100 मीटर टॉल है। तो किलोमीटर अवे फ्रॉम अवे व्हाट इज द हाइट ऑफ द इमेज ऑफ द टावर फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस के बेस पे फॉर्म करेगा, तो आपको बताना है कि कितनी मतलब क्या
हाँ, क्या है, क्या निकलना है? इमेज की हाइट निकालनी है आपको। व्हाट इज द इमेज हाइट ऑफ इमेज ऑफ द टावर फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस? फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। इसमें देख लो आप क्या है, कैसे करोगे आप। डायग्राम देखो, इन सब चीजों में डायग्राम बड़े हेल्प करते हैं। डायग्राम देखो, डायग्राम में टेलीस्कोप के केस में डायग्राम कहाँ, डायग्राम में जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा हुआ है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस की बात हो रही है। ऑब्जेक्टिव लेंस इस तरीके से होता है, डायग्राम कहाँ है, इन्फिनिटी पे। डायग्राम इन्फिनिटी मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट पे आएगी तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। ये बन गई आपकी फोकस। तो आपको पता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो एंगल कितने क्या बनाता है, आई लेंस पे अल्फा एंगल बनाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस पे क्या बनाएगा, अल्फा एंगल बनाएगा। यानी ये अल्फा और ये हो गई एच। ठीक है, ये आपको पता है, ये 3 किलोमीटर दूर पे है, दूरी पे है। और इसकी जो हाइट है वो 100 सेंटीमीटर है। 100 सेंटीमीटर है ना, 100 मीटर है, 100 मीटर है। तो आपको ये इमेज जो बनी, और इसके बाद आपका आई लेंस होता है। ठीक है, ये आई लेंस होता है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। अब ये एच निकालना है तो कैसे निकलेगा, अल्फा निकाल लो, अल्फा के बेस पे एच निकल आएगा। ठीक है, अल्फा के बेस पे एच निकल आएगा। अब देखो कैसे करोगे, यहाँ अल्फा लगाओगे, अल्फा इज इक्वल टू 10 अल्फा। तो 10 अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, 10 अल्फा होगा P/B। तो P/B मतलब 100 मीटर अपॉन में 3 किलोमीटर, यानी 3000, है ना। 3 × 10⁻³ हो गया। ये 2 जीरो गया तो 1/30 आ गया आपका अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/30 रेडियन आ गया। ठीक है, अब इसी यहाँ पे अल्फा को यूज कर लो। तो यहाँ पे अल्फा लोगे तो वो हो जाएगा 10 अल्फा, विच इज इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन में F0। तो एच अपॉन में F0, अल्फा इज इक्वल टू कितना आया है, 130, इज इक्वल टू एच अपॉन में F0 कितना दे रखा था पहले वाले क्वेश्चन में, 140। तो एच इज इक्वल टू क्या हो गया, 140 अपॉन में 30। इसको आप सॉल्व कर लो, 4×12.33। तो एच आ जाएगी 4.33 मीटर। 4.33 आएगी ना, अच्छा 2 है, सॉरी 2 है तो 6 आएगी, 6। समझे, नहीं समझे, डायग्राम के बेस पे समझ में आया? यस सर। दिव्यांशु, सोनिया, एक एक से पूछना पड़ता है, अपने आप ही बोल दिया करो ना आया कि नहीं आया। फिर देखो क्या कह रहा है बोर्ड पे वो। कर लो सर एक बार। क्या कर लो, सर एक बार बोर्ड पे कर लेते हैं। क्या बोर्ड पे कर लेते हैं? करा दो मतलब। तो बोर्ड पे ही तो करा रहा हूँ, और किस पे करा रहा हूँ? तो डायग्राम। अच्छा, ये डायग्राम बनाया तो है सिंपल, मतलब एक रफ डायग्राम मैंने बनाया है समझाने के लिए। डायग्राम दोबारा बनाने के लिए कह रहा है? दोबारा बनाने के लिए कह रहा है क्या डायग्राम? अब बोलेगा नहीं। चलो थर्ड पार्ट देखो क्या कह रहा है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय, थर्ड पार्ट कह रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द फाइनल इमेज ऑफ द टावर इफ इट इज फॉर्म्ड एट 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर पे बोल रहा है कि, क्या बोल रहा है, 25 सेंटीमीटर पे इसकी फाइनल इमेज बन रही है। ठीक है, यानी कि कौन 25 सेंटीमीटर क्या होता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए यानी कि आपका सेकंड वाला डायग्राम जो आपने बनाया था, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन वाला जो डायग्राम था उसका यूज करेंगे। और आपसे बोल रहा है हाइट ऑफ फाइनल इमेज निकालनी है। तो हाइट ऑफ फाइनल इमेज निकालोगे तो मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या होता था, अब अगर हम ध्यान दें इसी फॉर्मूले के बेस पे देखें, तो ये हो गया आपका एम नोड और ये हो गया आपका एम ई।
तो आई लेंस, क्योंकि फाइनल इमेज जो बनती है, फाइनल इमेज बनती है वो आई लेंस के बेस पे बनती है। ये जो आई लेंस होता है इसके बेस पे फाइनल इमेज बनती है, ए डैश, ए डबल डैश, बी डबल डैश। ठीक है, तो यानी कि जब आप मैग्निफिकेशन लोगे तो आई लेंस का लोगे, मैग्निफिकेशन लोगे तो किसका लोगे, आई लेंस का लोगे। तो आई लेंस का जो मैग्निफिकेशन आया आपने देखा होगा, जो फॉर्मूला हमने बनाया m इज इक्वल टू एम नोट एम ई, जिसमें ये आया आपका एफ नोट बाय एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विजन। तो ये एक वाला केस क्या हो गया ये, तो एम ई इज इक्वल टू हो गया 1 प्लस एफ ई बाय डी। तो एफ ई आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर, देखो ये 34 क्वेश्चन है जो पहले वाला ही किया था, 35 34 के बेस पे ये। तो एफ ई आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर, डी आपको दे रखा है 25 सेंटीमीटर और एम ई आ जाएगा। ठीक है, तो इससे एम ई आ जाएगा। तो अगर आप रखोगे 1 प्लस 5 अपॉन में 25, तो 1/5 और 1/5 कितना हो जाएगा 5 और 6/5। ठीक है, तो ये आ गया एम ई, एम ई आ गया 6/5। सर 25 है शायद। क्या 25 है, तो डी तो 25 ही है, FE एफ ही 25 है। फॉर्मूला तो उल्टा नहीं ले लिया मैंने कहीं, सर डी बाई एफ ही होता है। डी बाई एफ ही होता है, अच्छा तभी। नहीं सर, FE/D ही होता है। एफ ई बाई डी होता है, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो मेरे को, रुको मैं देख लेता हूँ। टेलीस्कोप के केस माइक्रोस्कोप हो गया ना। 1 सेकेंड 1 सेकेंड। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में बोला है दैट इज व्हाट इज द हाइट ऑफ फाइनल इमेज फॉर्म टावर फॉर्म्ड बाय 25 सेंटीमीटर। तो फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय, जो फाइनल इमेज बनती है वो आई पीस यानी आई लेंस के बेस पे बनता है। और आई लेंस जब भी हम लेते हैं तो वो जो सिंपल माइक्रोस्कोप वाला केस है वो वाला लेते हैं। ठीक है, यानी कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप से हम देखेंगे मैग्नीफाइंग ग्लास से, तो वो आई लेंस बनता है जिसका मैग्नीफाइंग पावर आता है, वो आता है एम इज, मार्कर इंक डालना, जो डी बाई एफ ई, सोनिया जो कह रही थी वो सही है, डी बाई एफ ई। उल्टा है, उल्टा है। तो डी बाई एफ ई यूज करेंगे 1 प्लस डी बाई एफ ई, क्योंकि सिंपल माइक्रो, जब भी आई लेंस की बात होगी तो सिंपल माइक्रोस्कोप वाला केस होगा, क्योंकि सिंगल लेंस की बात हो जाएगी फिर। मैग्नीफाइंग पावर फॉर आई लेंस, तो आई लेंस के लिए जब भी होगा तो वो होगा एम ई इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ ई, माइक्रोस्कोप वाला केस आ जाएगा। 1 प्लस डी आपका 25 है और एफ ई कितना है 5, तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6 मैग्नीफाइंग। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एक ये भी पढ़े हो H2/H1, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या पढ़े हो, ये भी पढ़े H2/H1। तो H2 इज इक्वल टू निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा H1 इंटू एम। H1 क्या है, हाइट ऑफ द टावर, तो टावर की हाइट कितनी दे रखी है 100 मीटर। 100 मीटर। तो ये टावर कहाँ है, यहाँ पे, और ये टावर ऑब्जेक्ट किसके लिए माना जाएगा,
इसके लिए, पर आई लेंस के लिए टावर कौन माना जाएगा, ये माना जाएगा जो यहाँ पे बना है, ठीक है। आई लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट कौन माना जाता है, ये फाइनल इमेज ये होती है, और इसका ऑब्जेक्ट कौन होता है, ये नहीं होता है, ये तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए होता है। ये जो होता है इसके लिए हाइट होगी यानी ऑब्जेक्ट होगा, और इसकी जो हाइट हमने एच अभी निकाला था वो निकाला था 14/3 आई गेस, हाँ यही निकाला था, 14/3 निकाला था अभी निकाला था हमने बी पार्ट में, तो वो यूज करेंगे यहाँ पे। तो 14/3 इंटू एम कितना निकला है 6, इसको 2 से गया 28 मीटर, ये आंसर आएगा, है ना, ये पूछा है ना। हाँ तो फाइनल हाइट जो आएगी वो 20 मीटर आएगी, क्योंकि इसके बेस पे इमेज छोटी हुई और इसकी वजह से फिर थोड़ी सी बड़ी होगी। तो वो चीज़ है कि आप ये ध्यान जरूर दो कि ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए जो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है वो ऑब्जेक्ट है और उसकी इमेज बन रही है यहाँ पे, बट ये जो इमेज इंटरमीडिएट इमेज बन रही है ये आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है और फाइनल इमेज जो है वो आई लेंस के लिए है। तो इस तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, ठीक है। और आई लेंस की जब भी बात, अगर सिर्फ आई लेंस की बात कर दी तो फॉर्मूला क्या याद रखना है, और पूरा अगर कंबाइंड वर्जन है कि पूरे की बात करें तब क्या फॉर्मूला रखना है, इस चीज का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये केसेस हैं जिस इसीलिए न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने के लिए बोला हुआ है। टाइम हो गया, एंगुलर मैग्निफिकेशन, तो इसी तरीके से क्वेश्चन है, इनके प्रैक्टिस आप करो, जरूर करो। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर कौन सा है, वेव ऑप्टिक्स, चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे, और कोई कोशिश करें कि कोई भी मिस ना करे क्योंकि वो चैप्टर समझने के लिए जरूरी है। और इस आई होप सबके एग्जाम खत्म हो चुके हैं, मेरे ख्याल से सितंबर में होने थे, या किसी के बच्चे तो नहीं होंगे। तो इस संडे रे ऑप्टिक्स का मैं टेस्ट लूंगा, ठीक है। बी पार्ट सही है, बी पार्ट सही है मतलब बी पार्ट सही है मतलब दिव्यांशु 35 जो क्वेश्चन है वो 34 के बेस पे है। हाँ ऊपर देखो 2 क्वेश्चन है, ये जो हम अभी क्वेश्चन कर रहे थे वो 35 क्वेश्चन है, यानी कि 9.35 क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 9.34 के बेस पे है। 9.34 में पूरा टेलीस्कोप के बारे में बात कर रहे हैं, प्रॉपर टेलीस्कोप के बारे में बात की जा रही है, तो इसलिए वहां पे फॉर्मूला टेलीस्कोप का यूज किया जा रहा है, इसलिए वहां पे फॉर्मूला 1 + FE/d यूज हो जा रहा है, क्योंकि टेलीस्कोप के केस में ये फॉर्मूला आ रहा था, ठीक है। और 9.35 में वैल्यूज जो हैं वो 9.34 से ली गई हैं, 9.34 से वैल्यूज ली गई हैं 35 को सॉल्व करने के लिए। तो इसमें जो है सी पार्ट में फिर फॉर्मूला सिर्फ आई लेंस की बात हो रही है, इसलिए जब भी हम आई लेंस की बात कर रहे हैं तो माइक्रोस्कोप की बात करेंगे, यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास की बात करेंगे, क्योंकि वो मैग्नीफाई कर रहा है इस इमेज को, वो मैग्नीफाई कर रहा है। तो मैग्नीफाई करने के लिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है 1 + D/FE, तो इसलिए वो फॉर्मूला यूज किया गया है, ठीक है दिव्यांशु। 9.35 में 34 की वैल्यूज ली गई है, हाँ 34 में पूरा टेलीस्कोप है पर 35 में वैल्यूज ली गई है, ओके। और किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट नहीं, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अच्छे से प्रिपेयर होके आना, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करनी है, डायग्राम भी है उसमें कुछ और डेरिवेशंस भी हैं, और लिखने का काम उसमें ज़्यादा है, ठीक है। तो और संडे को बता दे रहा हूँ अभी से, अभी मैं ग्रुप में भी मैसेज डाल दूंगा, संडे टेस्ट होगा 9th चैप्टर का, यानी रे ऑप्टिक्स का। चलिए।